हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाईएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे करंट अफेयर्स का एसेंशियल कोर्स अगले 2 दिन में लॉन्च करने जा रहा हूं। और इस कोर्स की विशेषता यह है कि ये आपकी सक्सेस में, प्रीलिम में मील का पत्थर साबित होगा। कहते हैं ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। ये कोर्स इस ढंग से मैं जो शुरू करूंगा, शुरू से आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो कोई 0.1% भी ऐसा संशय न रह जाए कि आपका प्रिलिमिनरी में क्वालिफाई ना हो। आई वांट योर 100% सक्सेस इन प्रिलिम एंड वेरी गुड रैंक इन मेन जीएस पेपर, पर्टिकुलर इन करंट अफेयर्स। कुछ बच्चों ने अब ये सवाल लिखा है कि सर आप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन पे फीस देने के पैसे नहीं है। मुझे आपका पता है, बहुत सारे पेरेंट्स की मुझे सिचुएशन पता है, मैं उस स्टेज से गुजरा हूं। मैंने अपनी जो बीएससी एग्रीकल्चर सिर्फ फेलोशिप से की थी। फेलोशिप मिलता था, फीस भरता था। आपका पैसा, एक एक पैसा पेरेंट्स का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले जो है, जैसे पहले पिछले साल लॉन्च किया कोर्स, उसमें भी मैंने मिनिमल कॉस्ट रखी थी। मैंने जो कंप्यूटर में यूज कर रहा हूँ, जो फैसिलिटी यूज कर रहा हूँ, ये भी मैंने बोरो किया है, मेरा अपना नहीं है। क्योंकि ये कॉस्ट भी मैं नहीं डालना चाहता आप पे कि मैं कंप्यूटर खरीद लूँ, कैमरे खरीद लूँ, नहीं। यूपीएससी कभी आपको ये नहीं पूछेगा आप कितनी फैसिलिटीज में पढ़े हो, क्या आपका कितने बढ़िया स्मार्ट रूम में पढ़े हो, या सेल्फ स्टडी की है। वो आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखेगा। जो आपकी जजमेंट करो आप खुद, आपकी जजमेंट होनी चाहिए कि क्या क्वालिटी है कंटेंट की। मैं क्वालिटी में बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरा 42 साल का तजर्बा है, एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सलेंस से इस स्टेज पे आया हूँ। तो मैं जो है इस कोर्स को इस ढंग से रखूंगा, जैसे आप एक मोबाइल का जो है हर महीने चार्ज कराते हैं, या लाइब्रेरी का जो है ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में लाइब्रेरी के पैसे देते हैं 1 महीने के। 1000 नहीं रखूंगा, बच्चों का है भी 1000 रुपये बहुत ज्यादा नहीं, मेरे को पता है। मैं वो रखूंगा कि जो एक गरीब बच्चा भी दे दे, और जो हमारी जो है सैलरी निकल जाए, मुझे पेंशन से कम देना पड़े। मेरा टारगेट ये है। और आपको भी कम देना पड़े, आपका पैसा कोई एडवर्टाइजमेंट में यूज ना हो किसी तरह का फालतू, सिर्फ क्वालिटी में। और ऐसी क्वालिटी दे दूंगा प्रीलिम्स में और मेंस की, करंट अफेयर्स की, जो इंडिया में आपको मिलेगी नहीं पूरे 12 महीने में। 12 महीने क्या होगा, हमारा प्रोसीजर देखिए, प्रोसेस देखिए। इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने ये इवोल्व किया है। रोजाना द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज एनालिसिस आपको सिखाऊंगा। कैसे क्वेश्चन यूपीएससी का पेपर सेटर निकालेगा, उसमें से उसके माइंड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो बताऊंगा आपको मैं अंदर की बात। फिर उनको उसमें से जो है एमसीक्यू डेली, डेली एमसीक्यू का फायदा ये है, आपको ये पता चल जाता है, ये न्यूज में दोबारा पढ़ लो, मुझे समझ नहीं आया ये एमसीक्यू। वहां नहीं पता चलेगा जब फरवरी में आप करोगे ना, उठा उठा के 365 और मंथली मैगजीन, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा यूपीएससी का। यूपीएससी को समझो, इसलिए तो मेरिट कम जा रही है। क्वालिफाइंग मार्क्स 75 क्यों गए हैं 200 में से? क्योंकि आपके पास नोट्स में वो मटेरियल ही नहीं है जो मैं देने जा रहा हूँ, जो प्रीलिम में आएगा, मेन में आएगा। एक स्टूडेंट से मैंने बात की, उसकी 23rd पोजीशन है, उसके मैं मॉक इंटरव्यू में था, सौरभ शर्मा के। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर थी, बट आई आस्क्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम हिम कि मेन में जीएस पेपर में 1 2 3 में मार्क्स क्यों नहीं आते 100 से ऊपर? उसने कहा था सर यूपीएससी में आते इतने हैं लो। मैंने कहा ये मिथ है। मैं आपको 125 नंबर तक लेके जाऊंगा बहुत सारे बच्चों को जो मेहनत करेंगे मेरे साथ करंट अफेयर्स की वजह से। जीएस पेपर 1 2 3 4 में मैं 125 तक मेरा टारगेट है। और 2024 में भी यही टारगेट है अब, और 25 में भी यही टारगेट है, 26 में भी यही होगा। अब इसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, निसंकोच होके ज्वाइन करो जैसे मैं लॉन्च करता हूं। क्योंकि मिनिमल फीस के साथ, कोई आपसे टैक्स नहीं चार्ज करना, इंक्लूडिंग सब टैक्स में ही जो ना, वो सारा मैं अपने उससे भरूंगा, इसी में से। ना कोई आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगना,
ना कोई मैंने क्लासरूम बनाना, ना कोई स्मार्ट क्लासरूम की जरूरत। हमें तो कंटेंट से मतलब है, जो यूपीएससी पेपर में आएंगे वो 100 क्वेश्चन देखने हैं प्रीलिम्स में, जीएस पेपर 1 में। फिर आपको स्टैटिक का ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें कोई वजह ना हो कि आप क्वालिफाई ना कर पाओ। फिर मेन के जो है आपको मॉडल आंसर जीएस पेपर के कैसे लिखने हैं, मॉडल आंसर दूंगा आपको बहुत सारे। मान लिया एनवायरमेंट ये क्वेश्चन आता, क्वेश्चन बना के दूंगा, फिर उसका मॉडल आंसर बनाऊंगा, मैं ही बनाऊंगा क्वेश्चन भी न्यूज़पेपर से। सारा न्यूज़पेपर से होगा, स्टैटिक से नहीं होगे। वो मॉडल आंसर आपको कैसे लिखने हैं न्यूज़पेपर से, वो सारे मैं आपको सिखाऊंगा। वो दूंगा आपको बहुत सारे, कई क्वेश्चन के दूंगा मॉडल आंसर भी, ताकि आप जो है वहां पे 125 प्लस तो उसमें ले। और यहाँ पे मेरा टारगेट अब क्या है, जीएस प्रिलिमिनरी 1 पेपर में मान लिया 75 आपकी जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैं आपका 100 आ जाए, मतलब 25-30 नंबर ज्यादा आ जाए। मैं ये भी नहीं करता कि 120 से प्लस आए, क्योंकि उसमें हमने एनर्जी इतनी लगानी है कि हमारे 25-30 नंबर ज्यादा आ जाए। क्वालिफाई करना है 100%, ताकि आपके और आपके पेरेंट्स के सपने में पहले साल में ही पूरे कर दो। क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई अभी तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई चैनल नहीं है जो रोजाना एमसीक्यू 10-10, 15-15, 20-20 जितने निकल सकते हैं 2 न्यूज़पेपर से। क्योंकि यूपीएससी का पेपर तो पेपर सेंटर ऐसे पे क्वेश्चन निकालेगा जो आप स्किप कर जाते हैं, बड़ा कॉमन सेंस के अप्लाइड, जो एक आईएएस को पता होना चाहिए, एक ग्रेजुएट को पता होना चाहिए, एक एजुकेटेड आदमी को पता होना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के। तो पूरे साल में हम जो है इतना आपको स्टैटिक के मॉक टेस्ट, फिर स्टैटिक के इतने मॉक टेस्ट, जैसे एग्रीकल्चर का है, एक भी क्वेश्चन मैं चाहता हूँ 5 क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रीलिम्स में। और 50 नंबर का आता है मेन में, उसका मॉडल आंसर दूंगा बड़ा बड़ा के आपको एग्जाम से पहले। एनवायरमेंट के 15-16 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट का इतना बढ़िया आपका जो है स्टैटिक और करंट दोनों को कंबाइन करूंगा। तो सारे जो है जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सो वो स्टैटिक के साथ और करंट के साथ मिक्स होते हैं, कनेक्ट करता है एग्जामिनर, मैं भी कनेक्ट करता हूँ। बिल्कुल पेपर सेटर के हिसाब से चलेंगे हम प्रीलिम्स मेन में। और इसी तरह फिर आपका पर्सनल टेस्ट में तैयारी कराऊंगा। मेरा टारगेट ये है ना केवल प्रीलिम मेन करना, बल्कि रैंक दिलवा के आपको लबासना भेजना। ये मेरा डिटर्मिनेशन है। क्यों है? क्योंकि मैं 12 से 15 घंटे तक रोजाना पढ़ता हूँ आपके लिए, फिर पढ़ाता हूँ, फिर आपको मॉक टेस्ट बना के दूंगा। ऐसे स्ट्रक्चर अपने करता हूँ मैं, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आएंगे मेरे, पैटर्न वही होगा यूपीएससी का सेम। ना मेरे किसी किताब में मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं सुबह जो है 4 घंटे तो इसके स्ट्रक्चर करता हूँ प्रीलिम्स के। फिर जो है लंच के बाद में जो है मॉक टेस्ट बनाता हूँ स्टैटिक के, कोई क्वेश्चन रह गया दोबारा न्यूज़पेपर में से फिर निकालता हूँ। तो ये एक्सरसाइज ही चाहिए आपको बस। ये ऐसा मेंटर चाहिए था आपको जो 10-12 घंटे पढ़ के आपके हेल्प कर दे। वो ये मिलेगी इसमें एसेंशियल कोर्स में सब कुछ। रोजाना देखिए आप 10-15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही बहुत मुश्किल होता है, 4 स्टेटमेंट का निकालना टफ होता है एक एग्जामिनर के लिए, वो निकालूंगा मैं। ऐसे ऐसे 10-15-20 क्वेश्चन रोजाना, वो आपको पीडीएफ मिलेंगे। आप फरवरी तक, 2025 तक, जो 2025 के बच्चे हैं, 25 तक, फरवरी तक फ्री कर दूंगा, स्ट्रेस फ्री 100% तैयारी करा दूंगा फरवरी तक। आगे तो बस ना मॉक टेस्ट देने की जरूरत, ज्यादा मैं खुद ही लूंगा मॉक टेस्ट सारे। और इतना मटेरियल आपको दे दूंगा जो मैं कमिटमेंट नहीं करता यहाँ पे, बहुत सारा, जैसे मैंने 2024 में दिया है, वो कमिटमेंट से मैंने कई गुना मटेरियल दे दिया। और कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखिए, मैंने पिछले कोर्स में जो है सिर्फ रिवीजन कोर्स था 3 महीने का, उसमें बीसी रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इतनी जबरदस्त है। और इतने क्वेश्चन आएंगे, आप देखना 16 जून को धमाका, देखना क्या धमाका होगा। हर बच्चा, मेरा 150 से ज्यादा बच्चे हैं जो, हर बच्चा टेंशन फ्री है इस समय करंट अफेयर्स में। और बच्चों को जो है उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मॉडल आंसर बना बना के, करंट अफेयर के जो आजकल न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, बिल्कुल मॉडल आंसर भेज रहा हूँ मैं उनको बना बना के, 250 वर्ड में, 150 वर्ड में। क्या ऐसा टीचर आपको 66 ईयर्स की एज में, जिसने पीएचडी कर रखी हो, जिसने एग्रीकल्चर साइंस में नेशनल अवार्ड लिया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में फर्स्ट पोजीशन हो, क्या मिलेगा आपको? जब तक जो है वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, जब तक मेरा शरीर चल रहा है, हेल्थ ठीक साथ दे रही है, मैं आपका जो है ये प्रीलिम्स मेन इस तरह से निकालूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप एसेंशियल कोर्स जो 2 दिन में मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, इसमें बिना देरी किए
बिना फीस का सोचे, मैं आपके पेरेंट्स की तरह से हूँ, गार्डियन की तरह से हूँ, इतनी फीस लूंगा सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, ओवर एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ। इमीडिएटली आपने उसी दिन रजिस्टर करना है, बिना ज्यादा सोचे। फिर रिजल्ट देखना आप, रिजल्ट जो है वो स्टार्टलिंग होंगे इंडिया में। अब हम चलते हैं आज के हिंदू की न्यूज एनालिसिस पे। एनालाइजिंग लेबर ऑन ए वार्मिंग प्लेनेट। ये क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का लेबर प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, ये एनालिसिस नहीं हुआ अभी। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि लेबर से एक क्वेश्चन आता है मेन में, जो कि हम तैयार नहीं करते। देर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट कोरिलेशन, इज ए कोरिलेशन बिटवीन लेबर प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ये लाइन लिख दोगे तो बहुत बढ़िया बात है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी है 2024 में, ensuring सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। कौन सी रिपोर्ट है? ensuring सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। ये रिपोर्ट का नाम याद रखना आपने। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किए 6 की इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये 6 लिख दिया आपने तो आपके 10 में से 6.5-7 नंबर आएंगे। ये इंपैक्ट है, आप लिखते हो कहीं कहीं से, वो 3-4 होते हैं बस, बना बना के लिखते हो। ये याद करने हैं। नंबर 1, एक्सेसिव हीट, सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वर्क प्लेस एयर पोल्यूशन, वेक्टर बोर्न डिजीज, एग्रोकेमिकल। ये स्लाइड में देखना मैंने किस तरह से अरेंज किए हैं। अब ये मैंने आपको बताया है कि आईएलओ की रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट का नाम है, ये आईएलओ की रिपोर्ट दिखाई है, मैं रिपोर्ट ही ला दी आपको, एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये आपके एग्जाम के लिए, लेकिन स्किप हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन हमारे से। अभी की फाइंडिंग मैंने बताया ना, इसमें जो है यही है, ये रिपोर्ट में से दिया है, देखिए कितना बढ़िया ढंग से दिया हुआ है। की इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिलेटेड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड्स, ये सारे आपने याद करने हैं। एक्सेसिव हीट, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एयर पोल्यूशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वेक्टर बोर्न डिजीज, एग्रोकेमिकल्स, इस तरह का यदि आपने इसमें से लिख दिया तो आपके 10 में से 7 नंबर आएंगे। ये मेरे से लिखवा लो। क्यों? एग्जामिनर नंबर देना चाहता है, मार्क्स देना चाहता है 125 पर, आप लेते नहीं, मुझे पता है एग्जामिनर। मैं अपना लेवल यूपीएससी के पेपर सेटर के बराबर मानता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे साथी भी इस तरह से पेपर सेटर रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, जिनको मैं जानता हूँ। तो उनका टारगेट यही रहता है कि हमने नंबर देने हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी से देने। कि आपने डेफिनेशन सही लिखी है, मेरिट्स एडवांटेजेस वे फॉरवर्ड, ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो कि इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए, कंक्लूजन बहुत, नो। हम तो कंटेंट मांगते हैं कि आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है, एनालिटिक पावर क्या है आपकी, मेयर रीडिंग तो नहीं है। ये आपका, ये समझ लो कि ये चीजें मेरी समझ जाओगे ना आप फर्स्ट पोजीशन ले सकते हो। अब इसके मैंने 2 क्वेश्चन खुद स्ट्रक्चर किए, ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे स्ट्रक्चर एग्जामिनर अपने ढंग से करेगा, आंसर यही होगा, स्ट्रक्चरिंग उसकी अपनी होगी। और क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है, आंसर आसान होता है समटाइम्स। ये मैं आपको बता देता हूं। क्लाइमेट चेंज हैज प्रोफाउंड implications फॉर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड occupational health, necessitating an integrated approach to ensure the safety and well-being of the workforce. Critically examine the impacts of climate change on labor and discuss the necessary measures to adapt and climate-proof the workforce across various sectors. Provide relevant examples to substantiate your analysis. एग्जाम्पल देने इसमें से आपने, और ये ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं, वो एग्जाम्पल मैं बताता रहता हूँ, ये एग्जाम्पल नोट कर लो। कई बार मैं क्वेश्चन नहीं बताता, ये बताता हूँ एग्जाम्पल है, ये आपको काम आएगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। Environmental regulations and labor laws often operate in silos, which can lead to policy inefficiencies and gaps in protecting worker health against climate change impacts. Analyze the need for integrating environmental and labor policies to effectively address the challenges posed by climate change on the workforce. Discuss how such integration can be achieved in the Indian context with examples. ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, मान लिया। आपको कितना मुश्किल लग रहा है? ये आपके अगले 3-4 महीने में आपको क्वेश्चन दोनों आसान लगने लग जाएंगे, खुद लिखोगे आंसर आप, मॉडल ऐसा बना दूंगा।
एनालाइज कर करके बता बता के भी ये पॉइंट लिखो, जैसे मैंने बताया ना, ये 6 पॉइंट लिखने हैं आपने इम्पैक्ट के, वो तो लिखने ही इसमें आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा। मेन में डिफिकल्ट नहीं होता, हम बढ़ाते हैं डिफिकल्ट, आंसर आसान होता है। अब ये साइंस पेज पे रोजाना मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक या दो जरूर देता हूँ, और ये मैंने पढ़ना सिखाया है इंडिया में। साइंस पेज का कोई जिक्र ही नहीं करता था, क्वेश्चन तो कई बार आते, कई बार पढ़ लेते थे, कभी नहीं, लेकिन मैं डेली पढ़ता हूँ और क्वेश्चन देता हूँ एक दो। आज क्वार्क्स पे आया, क्वार्क्स क्या होते हैं हमें पता ही नहीं। यदि मान लिया 2 नंबर का आ गया प्रीलिम्स में, तो क्या करेंगे क्वार्क्स पे? अब ये देखिए मैंने इसमें स्लाइड बनाई है। What are quarks? Protons and neutrons are composite particles. They are further made of quarks. Quarks cannot exist in isolation. फिर hadrons क्या होता है? Quarks are found in groups of at least two, and these groups are called hadrons. ग्रुप में hadrons कहते हैं इनको। फिर hadrons are further subdivided into baryons and mesons. मान लिया आपका पहले में यही पूछ लिया, hadrons, baryons, mesons are related to quarks, तो यही मुश्किल हो जाता है यदि हमने नहीं पढ़ा। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन एटम के पार्ट्स पर। इस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं, रोजाना मेरे साथ नोट्स बनाने हैं, यदि आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है तो फाइनल स्टेज तक। बिना नोट्स के डोंट एक्सपेक्ट एनी सक्सेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख, तो जो भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपके एक्सेप्शनली गुड होने चाहिए, एक्सेलेंट ना लिख दो, मैं एक्सेप्शनली गुड करवा दूंगा 1-2 महीने में, ऐसी स्टेज पर ला दूंगा जो आपको ये कहेगा कि मेरे से आगे कोई नहीं है 10 लाख बच्चों में, इतना कॉन्फिडेंस ला दूंगा। अब ये एक पिक्चर आई थी, इसमें से निकाल दिया मैंने क्वेश्चन, कोई नहीं देखता ऐसी पिक्चर को, ये नहा रहे हैं बच्चे गर्मी में, मैंने इसमें से यही देखा कि कुछ है इसमें, क्योंकि मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ 4 घंटे, अखबार सुबह पढ़ता हूँ ना, जब नोट्स बनाता हूँ फिर मैं लिखता हूँ 4-5-6 पेज कॉपी में। और मैंने जो है पिछले साल कम से कम 12-13 कॉपी इतनी जो है 300-300 पेज की भर दी। लिखो, डिजिटल मत नोट्स बनाओ, लिखो। अब इसमें लिखा है विभूति फॉल्स कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका। सिंपली एक लाइन ही निकाल दी, कब पता नहीं कब काम आ जाए, इस पेयर में काम आ जाए, फिल्म में। ये ओशन सरफेस वार्मिंग, क्या उस पर इंपैक्ट आएगा फ्लोरा एंड फाना पे, ये मैंने डिटेल में बताया। ये क्वेश्चन आएगा, ओशन वार्मिंग पे क्वेश्चन आएगा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जैसे हीट वेव चल रही है साउथ में आजकल, शुरू होगी, उसका ग्लोबल वार्मिंग पर असर आता है। ओशन गर्म होते हैं, उसके ऊपर टेम्परेचर गर्म होता है, स्ट्रेटिफिकेशन होती है, फ्लोरा एंड फाना जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं सम टाइम। तो ये आपने पढ़ना है कल और आज का आर्टिकल मिला के। अब ये सिंपली जो है कृष्णा स्वामीनाथन ने ज्वाइन किया है, वाइस चीफ ऑफ नेवी इनके। इसमें से मैंने जो नहीं ये मिल गया, आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश, आईएनएस कुलिश, आईएनएस मैसूर, आईएनएस विक्रमादित्य, एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। मैसूर जो है डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये हमें डिफेंस के क्वेश्चन का एक सवाल आएगा, डिफेंस के मिसाइल आ जाए, कोई एयरक्राफ्ट कोई भी आ जाए, नेवी का, एयरफोर्स का, इंडियन आर्मी का, जो भी क्वेश्चन है, कौन सा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कौन सा सरफेस टू सी है, कौन सा सी टू सरफेस है, एयर है, लाइक दैट। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे रोजाना 2-3 आर्टिकल मैं डिस्कस करता हूँ। आज मैंने इसमें से कम से कम 10 क्वेश्चन निकाले हैं एक पेज में से। कई बच्चे कहते भी है कि अखबार काफी है, नहीं, मैं पढ़ूंगा 4 घंटे, आप मत पढ़ो, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, इसके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल का बता दूंगा, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल सबको पढ़ना चाहिए एग्रीकल्चर से, इसमें से क्वेश्चन कभी भी प्रीलिम्स में और मेन में आ सकता है। अब इसमें इतने है, देखिए पहले तो ये आप सबसे पहले टेबल देखिए, टेबल को देखिए। हमारी एक तो ये पता चलता है इसमें, यूरिया की कंजम्पशन 2023-24 के देखिए 35 मिलियन टन से ज्यादा है, और डीएपी की जो कंजम्पशन है वो 10 मिलियन टन से ज्यादा है। म्यूरेट पोटाश की कम है, 16 लाख टन है। और एनपीकेएस, ये इसको कहते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर, 3-4 न्यूट्रिएंट मिक्स कर दिए, 4 न्यूट्रिएंट, इसके 11 मिलियन टन है। सिंगल सुपर फास्फेट इसकी है साढ़े ये 45 लाख टन। अब ये समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मेरा ये फर्ज है आपको क्लियर। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, डीएपी में जो है 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, P2O5। म्यूरेट पोटाश में MOP, 60% K2O होते हैं, पोटाशियम कहते हैं जिसको हम। फिर ये मिक्स फर्टिलाइजर आ गया, सिंगल सुपर फास्फेट
इसमें सल्फर भी होती है, फास्फोरस भी होती है। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब यूरिया की जो है हमारे यहाँ इम्बेलेंस हो रहा है। फार्मर जरूरत से ज्यादा डालते हैं क्योंकि सस्ता है, सब्सिडी के बाद काफी सस्ता पड़ता है फार्मर को। फार्मर ये सोचता है मेरी क्रॉप ग्रीन होगी ना, तो क्रॉप अच्छी है, एक्सेस यूरिया डाल के ग्रीन कर देता है, डार्क ग्रीन। उससे क्या होता है, लॉजिंग हो जाती है, क्रॉप गिर जाती है, बीमारियां आ जाती है, पेस्ट आ जाते हैं, मेच्योरिटी लेट होती है। और यूरिया को हम जो ना हमेशा सप्लिट में देना चाहिए। थोड़ा सा सोइंग पे दे दिया, बाद में स्प्रे कर दिया 15-15 20-20 दिन में। उससे क्या उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। हवा में कम जाएगा, जमीन में कम लीचिंग करेगा। जमीन में भी लीच कर जाता है ये पानी के साथ, क्योंकि मोबाइल है। और जो फास्फोरस है वो हमेशा कभी स्प्रे नहीं करते, ये रूट जोन में देंगे, रूट में, रूट लेती है इसको हमेशा। रूट डेवलपमेंट होती है फास्फोरस से, याद रखना। यूरिया से क्या होती है, नाइट्रोजन से वेजिटेटिव ग्रोथ, लीफ, ब्रांचेस। म्यूरेट ऑफ पोटाश से क्या होता है, ग्रेन की क्वालिटी आती है, पेस्ट डिजीज रेजिस्टेंस आता है, इम्यूनिटी आती है। देखिए इसको समझिए, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स है। जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब होता है यदि एक की भी कमी आ जाए एसेंशियल एलिमेंट की, तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता। मतलब ग्रोथ से लेके सीड जमने से लेके, जर्मिनेशन से लेके और सीड बनने तक, सीड नहीं बनेगा यदि एक भी कम होगा 17 में से। तो सबसे पहले आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हवा और पानी से मिल जाते हैं, एसेंशियल है, जैसे इरिगेशन वाटर हम देते हैं। उसके बाद आता है एनपीके। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं इनको, प्राइमरी। इनकी क्वांटिटी ज्यादा चाहिए प्लांट को। एनपीके ये हमें फर्टिलाइजर से मिलते हैं, ऑर्गेनिक मेन्योर से मिलते हैं, सॉइल में पड़ी है। एक होता है ऑर्गेनिक कार्बन, वो सॉइल में यदि 0.4 से कम हो जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक कार्बन हमें जो है 3-4% जरूर होना चाहिए सॉइल में, ऑर्गेनिक कार्बन। उसके बाद आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। वो हमारे हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, आते मैक्रो में ही है ये सारे। उसके बाद आता है ट्रेस एलिमेंट्स, एसेंशियल में ट्रेस, जिनकी थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, जैसे जिंक है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है। ठीक है ना, इस तरह के ये सारे मैं आपको एसेंशियल कोर्स में सब लेके आऊंगा दोबारा, स्टैटिक का भी। फिर होता है कि नैनो फर्टिलाइजर, यूरिया, नैनो यूरिया है, उसकी क्वांटिटी बड़ी कम चाहिए, नैनो जो पार्टिकल होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन बड़ी जल्दी होती है, एफिशिएंसी बड़ी हाई है। एक होता है, इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है वही बता रहा हूँ। आइडियल रेशियो क्या होती है एनपीके की, बैलेंस फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं। हम बैलेंस नहीं डाल रहे, बैलेंस होना चाहिए। 4 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटाश। हम क्या डाल रहे हैं, 8.5 किलो नाइट्रोजन, 3 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटाश। हम यूरिया जो है जरूर से ज्यादा डाल रहे हैं, जो कि सरकार सब्सिडी देती है, सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है देश को जब हम वैक्सीन डाल रहे हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया, 50 किलो से 45 किलो का बैग बना दिया, ताकि किसान एक बैग समझ के 5 किलो तो बचे, तो सरकार को 5 किलो की सब्सिडी बचेगी। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मतलब 1 किलो न्यूट्रिएंट के ऊपर सब्सिडी दी गई। अब ये सारे इकोनॉमिक सर्वे में पूरा डिस्कस होता है जो मैं बता रहा हूं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा इंडिया में इस तरह से एक्सप्लेन करके, किसी भी सब्जेक्ट के। अब ये देखिए, ये आपसे पूछ सकते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। ये सिंगल सुपर फास्फेट जनरली हम यूज करते हैं ऑयल सीड क्रॉप में। क्यों, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड चाहिए ऑयल के लिए, कंपलसरी है उसमें। या जिप्सम डाल लो, कैल्शियम सल्फेट, या सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल लो। तो इसमें दो न्यूट्रिएंट होते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, फास्फोरस और सल्फर इकट्ठे होते हैं दोनों। ठीक है, 16% फास्फोरस, 11% सल्फर। एक ये कई बार लिखा होता है इकोनॉमिक सर्वे में 20-20-0-13, इस तरह लिखा होता है। इसका मतलब होता है ये मिक्स फर्टिलाइजर है, इसके अंदर 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस, 0 पोटाश और 13 किलो सल्फर। ठीक है, उसके बाद ये जो पोटाशियम है, इट ब्रिंग्स इम्यूनिटी अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज एज वेल एज अपटेक ऑफ नाइट्रोजन। इंप्रूव करता है। ठीक है, ग्रेन क्वालिटी इंप्रूव करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होगा जब आपके प्रीलिम्स में 100+, 110+ आएंगे। इसीलिए नहीं आते कि ये चीजें तो पढ़ने को मिलती नहीं, आपके नोट्स में नहीं है जो क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में है। अब ये बुकर प्राइज है
इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन लिटरेरी वर्ड, आपको पता होना चाहिए 2023 का इसको मिला। ये मैंने सारे एमसीक्यू में दिए हैं अपने रिवीजन कोर्स में। ये एक तो इंग्लिश में मिलता है और एक जो है ट्रांसलेटेड वर्स में मिलता है। भैया एक्सप्लेन्ड पेज पे 31C का, कल भी 31C के इतने आर्टिकल आए थे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में हिंदू में, आज एक्सप्लेन्ड पेज पे 31C पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आज कल आपका पेपर बनने के लिए गया है एक्सपर्ट्स के पास, एग्जामिनर के पास, मेन का 24 का, और ये रोजाना डिस्कस हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो जरूर डालेगा एग्जामिनर, उससे आगे आएगा न्यूज़पेपर में। केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस, मिनरवा मिल केस, इन तीनों के नोट्स बना लो, ये हर साल इंपॉर्टेंट है। 31C, 31A, 31B, तीनों ये, और उसके बाद 39A, 39B, ये सारे आर्टिकल आपने अच्छी तरह से करने हैं। इस बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से आएगा मेन में, ये मैंने निकाल दिया। केशवानंद भारती केस आपको क्लियर नहीं है, इसके नोट्स बनाओ, बहुत सारी इसमें ऑब्जर्वेशन है। कितने बेंच, कितने जज का बेंच था ये, 13 जज का था। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, एक स्टेटमेंट निकाली मैंने इसमें, इसमें ऐसी बहुत स्टेटमेंट है। इवन लॉज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 31C मस्ट पास द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इवन इफ सच लॉज कैन बाईपास आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी है केशवानंद भारती ने, ये तो आपको पता है, लेकिन और भी इसमें नोट करो पॉइंट। अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 एवरी सिंगल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 36 से 51 तक है भाई, याद रखना ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, was protected from challenges under Article 14 and 19 of the Constitution। ये 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे आता है। कैन यू इमेजिन, ये स्टैटिक और करंट को ऐसे एग्जामिनर मिला के लाएगा आपको पास, दोनों को कनेक्ट करेगा। सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखा 2023 में, और मैं 2024 का पेपर आपको डिस्कस करूंगा 16 जून के बाद, सारे कनेक्ट करूंगा ये। तो इसलिए ये जो लैंडमार्क जजमेंट है, हिस्टोरिकल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, 15-20 जजमेंट है, गोदावरमन है, विशाखा गाइडलाइंस है, जितने भी हैं ये सारे आप उसके नोट्स बना लो एक बार। अब ये देखिए आर्टिकल 31C पे, आर्टिकल 31C क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, याद नहीं रहता। of the constitution protects laws that are enacted to ensure that material resources of the community are distributed to serve the common good, 39B। ये कल मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे दिया है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में पूरा डिस्कस किया, एनालिसिस किया है, क्योंकि ये आपके मेन में आना है, प्रीलिम्स में आना है अगले में 2025 में। 31C, 39B, 31B, 25th अमेंडमेंट है। 25th अमेंडमेंट एक्ट देखिए, ये चैलेंज किया था केशवानंद भारती ने। प्यारे बच्चों, आपने नोट किया कितना एनालिटिकल जो है यूपीएससी आपसे डिमांड करता है, ये डिमांड करता है जो कोई नहीं पढ़ता। इवन जो है मैंने जब मॉक इंटरव्यू में मैंने दिल्ली में था, मैं कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जो अखबार नहीं पढ़ते बच्चे, टॉपर भी न्यूज़पेपर पढ़ने, ये मतलब नहीं अभी टॉपर ने ये कह दिया भी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, करंट से काम चल जाएगा मैगजीन से, वो गलत बता रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस ये बताता है कि बिना अखबार के आपके क्वेश्चन नहीं बनते मेन में और प्रीलिम में। जो सिलेबस में है वो तो पढ़ते नहीं आप, आपका न्यूज़पेपर सिलेबस में है वो पढ़ते ही नहीं बिल्कुल पूरे साल, कैसे पास हो गए प्रीलिम्स में, कैसे मार्क्स आएंगे 125 से ऊपर जीएस मेंस में। मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा। मेरे पास 150 से ज्यादा बच्चे हैं, वो इतने सिंप्लीफाइड कर दिए मैंने, खुश है, कहते हैं सर अब एडिक्शन हो गया हमें न्यूज़पेपर का, अब मेन में देखना हमारे मार्क्स, सब समझ आ गए उनको आर्टिकल, क्योंकि मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से निकाल देता हूँ, क्लैरिटी से करता हूँ। और मेरे जो बैक में है मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, हमारी यूनिवर्सिटी में 400 से ज्यादा प्रोफेसर है डिफरेंट डिसिप्लिन के। दूसरी यूनिवर्सिटी मैं जो है बहुत सारे प्रोफेसर से कोई क्लैरिटी उनसे करता हूँ डिस्कस। सोलन यूनिवर्सिटी में कोई एग्रीकल्चर का, फॉरेस्ट्री का आ गया, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, एग्रीकल्चर का आ गया, किसी तरह का भी आ गया, पॉलिटिकल साइंस का आ गया, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं कंफर्म करके जो है इतना सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मुझे पता है कि वो फिर 10वीं पास का बच्चा भी, 10वीं पास जो है ना, ग्रेजुएट हो, समझ जाए, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एनवायरमेंट हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और आपके पेरेंट्स से भी, इमीडिएटली इस कोर्स में
रजिस्टर करो 2 दिन बाद, उसी दिन रजिस्टर करो, ताकि आपको रोजाना नोट्स मिलते रहे, रोजाना के इंस्ट्रक्शन मिलते रहे। और मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको डूबने नहीं दूंगा, मैं आपके साथ स्विम करूंगा, रोजाना 12-13 घंटे रोजाना स्विम करूंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।